हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे वित्तीय संहिता जो रहता है, वित्तीय संहिता और कोषालय संहिता के जो टिप्पणियाँ हैं उसको पढ़ने क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए, वित्तीय संहिता और मतलब अपना कोषालय संहिता में बहुत सारी टिप्पणियाँ, जो छोटी छोटी टिप्पणियाँ हैं वो आती है लिखने के लिए, है ना, एग्जाम में। तो उसको अपने को बनाना आना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करें, अपन इसको पढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे छात्रवृत्ति, है ना। छात्रवृत्ति क्या है? छात्रवृत्ति एक प्रकार क्या है? अनुदान है। अनुदान कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का अनुदान है जो छात्रों को, जो कॉलेज या फिर स्कूल के छात्र छात्राओं को क्या किया जाता है, दिया जाता है ना। तो शैक्षणिक छात्रवृत्ति के लिए देयक, है ना, शैक्षणिक छात्रवृत्ति जो भी शिक्षा संबंधित छात्रवृत्ति है उसके लिए देयक यहाँ पे प्रपत्र क्रमांक CGTC 47, CGTC किसमें? 47 में, है ना। 47 मतलब जैसे अपन ऐसे याद रखो कि छात्र अगर यहाँ पे 50 में अगर 47 नंबर आ रहा है सॉरी जैसे 50 में 47 नंबर ला रहा है तो 47 नंबर एकदम पूर्ण माना जाता था। चलो भाई, मतलब 47 नंबर अच्छे नंबर थे तो छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ऐसे करके इसको याद रखो, है ना। तो 50 में कितना नंबर ला रहा है? 47 नंबर आता है तो छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऐसा याद रखो, क्योंकि बहुत सारे नियम है, याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा, है ना। तो शैक्षणिक छात्रवृत्ति के लिए देयक प्रपत्र क्रमांक CGTC 47 या संबंधित विभागीय विनियमों में निर्धारित प्रपत्र, जो भी निर्धारित प्रपत्र है, मतलब यहाँ पे ट्रेजरी कोड का प्रपत्र 47 है या फिर अन्य विभागों के, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, विनियमों के में निर्धारित प्रपत्र जो रहते हैं ना, में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ना। जो भी निर्धारित प्रपत्र है उसी में प्रस्तुत किया जाएगा भाई यहाँ पे। और अशासकीय संस्थाओं के, है ना, अशासकीय जैसे कुछ मतलब यहाँ पे प्राइवेट बॉडी यहाँ पे, है ना, तो अशासकीय संस्थाओं को बिल नामांकित शासकीय अधिकारी से प्रतिष्ठा करवा कर प्रस्तुत करना चाहिए। मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट स्कूल है तो उसको मतलब एक शासकीय अधिकारी के पास जाना ही पड़ेगा और उनसे यहाँ पे काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। काउंटर साइन कराने के बाद ही यहाँ पे जो बिल है उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। बिल के साथ क्या रहना चाहिए? स्वीकृति आदेश। हाँ भाई, फलाना छात्रों को छात्रवृत्ति आदेश, मतलब छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, इतनी राशि प्रदान की जाएगी। तो बिल के साथ आप क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्वीकृति आदेश की प्रति भी संलग्न करना चाहिए। यदि छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए कुछ शर्तें लगाई गई, यदि छात्रवृत्ति भुगतान के लिए यदि कुछ शर्तें लगाई गई है तो निर्धारित शर्तों का पालन संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रतिष्ठा करके शासकीय अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। मतलब शर्त है तो शर्त भी उसमें क्या करो, यहाँ पे शर्त संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करो और शासकीय अधिकारी जो ऑथराइज्ड अधिकारी है उससे आप साइन करवाओ, है ना। और उसके बाद क्या करो, यहाँ पे उसको देने के, है ना, देयक प्रस्तुत यहाँ पे संबंधित विभाग में या फिर कोषालय में करो, है ना। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे। उसका देखिए यहाँ पे यह सब चीज़ें किसमें दी गई? छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता नियम यहाँ पे 4 दूनी 8 में दी है। 4 दूनी 8, इसको ऐसे ही बोलो, 428 मत बोलो, 4 दूनी कितना बोलो, यहाँ पे 8 ही बोलो। तो इससे क्या रहेगा, अपना याद रहेगा, है ना। तो यही वाली बात हो गई भी यहाँ पे। तो छात्रवृत्ति एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का अनुदान है। प्रपत्र CGTC 47 हो गया यहाँ पे। और यदि गवर्नमेंट बॉडी है तो उसको अधिकृत, मतलब शासकीय अधिकारी से साइन करने की जरूरत नहीं है। और जो प्राइवेट बॉडी है उसको साइन कराना पड़ेगा, है ना, साइन कराना पड़ेगा। और स्वीकृति आदेश, और यदि कोई शर्त है तो शर्त वाला प्रमाण पत्र, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, शासकीय अधिकारी से मतलब काउंटर साइन करा क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यह सब किस में दिया गया है? सहायक नियम 428 में। अब देखिए आगे देखते हैं, पेंशन भुगतान आदेश पंजी, है ना। तो पेंशन भुगतान, है ना, तो यहाँ पे भुगतान, है ना, भुगतान, तो यहाँ पे 3 बना दो, इसको 9 बना दो, 39। मतलब कोषालय अधिकारी द्वारा प्रपत्र CGTC 39, मतलब 39, ये कोड बनाने के लिए मैंने क्या किया, 39 किया, है ना। तो कोषालय अधिकारी द्वारा प्रपत्र CGTC 39 में उस कोषालय पर जारी पेंशन भुगतान आदेशों का विवरण रखने हेतु यह पंजी कोषालय अधिकारी द्वारा क्या की जाती है? संदर्भित की जाती है ना। मतलब किस किस पेंशनों का भुगतान हो गया भाई, है ना, कौन कौन से पेंशनों का भुगतान हो गया है, उसकी जानकारी को यहाँ पे यथोचित रखने के लिए, उसको संधारित करने के लिए यह पंजी कोषालय अधिकारी द्वारा, है ना, यह पंजी कोषालय अधिकारी द्वारा क्या की जाती है? संधारित की जाती है भाई यहाँ पे। अब देखिए, बाकी नहीं प्रमाण पत्र या फिर अमांग आजाद प्रमाण पत्र, या इसको नो ड्यू सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये क्या होता है ना। देखते हैं इसको यहाँ पे। शासकीय कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या सेवा से निष्कासन, है ना, या मृत्यु जो भी हो, या आदि सब कारणों से वेतन एवं भत्तों का अंतिम भुगतान, है ना, अंतिम भुगतान, वेतन तथा भत्तों का अंतिम भुगतान यहाँ पे तब तक नहीं किया जाता जब तक कि आहरण एवं समर्थन अधिकारी, मतलब DDO को यह संतोष न हो जाए कि संबंधित शासकीय कर्मचारी पर कोई शासकीय बकाया शेष नहीं है, है ना, कोई भी शासकीय बकाया शेष नहीं है और उसका पेंशन भुगतान बिना किसी, है ना, अवरोध के क्या किया जा सकता है, यहाँ पे किया जा सकता है, संबंधित शासकीय कर्मचारी दिया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अमांग आजाद प्रमाण पत्र मंगवाया जाता है। संबंधित शासकीय कर्मचारी जो जो डिपार्टमेंट में और जहाँ जहाँ काम किया है, जिस जिस जगह में काम किया, सब जगह से अमांग आजाद प्रमाण पत्र आता है यहाँ पे। और वर्तमान कार्यालय में आके फिर उसको चेक करने के उपरांत ही, मतलब DDO चेक करेगा, उसके उपरांत ही क्या किया जाएगा, संबंधित शासकीय कर्मचारी को पेंशन का भुगतान किया जाएगा, है ना। अब देखिए, इस प्रकार का प्रमाण पत्र पेंशन प्रकरण के साथ देना पड़ता है ना। जो भी इस प्रमाण पत्र है उसको पेंशन प्रकरण के साथ देना ही पड़ेगा भाई यहाँ पे, तभी पेंशन बनेगा, है ना। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? अमांग आजाद प्रमाण पत्र, है ना। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 221 में इसके बारे में बताया गया है। 2 से मतलब क्या हो जाएगा? अमांग, फिर 2 से क्या हो जाएगा? अजाच, है ना, फिर 1 2 2 1 2 2 1, है ना। ये हो गया इस टाइप से। अब ट्रेजरी वाउचर स्लिप, है ना। ट्रेजरी वाउचर स्लिप क्या होता है भाई? यहाँ पे कोषालय में देयकों को प्रस्तुत करते समय, है ना,
जब भी आप कोषालय में क्या करते हैं यहाँ पे देय मतलब बिल को प्रस्तुत कर रहे हो, है ना। जब भी कोई विभाग कोषालय में बिल को प्रस्तुत करता है तो उसका ट्रेजरी वाउचर स्लिप लगाना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इससे देयकों से संबंधित राशि का वर्गीकरण, है ना, इसमें जो देयकों से संबंधित राशि का वर्गीकरण जो है यहाँ पे वह डीडीओ द्वारा, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उसको वर्णन किया जाता है कि राशि किसको देना है, कौन से बिल में कौन सी राशि है, किस राशि भुगतान किधर करना है, मतलब उसका वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण कैसे और किस टाइप से करना है। तो उसका मतलब यहाँ पे आहरण और संवितरण में क्या करता है, इसका वर्गीकरण कर देता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कोषालय को समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कोषालय द्वारा बिल पास करने तथा उसके भुगतान होने पर वाउचर नंबर अब कोषालय का काम है भैया, है ना। अब बिल को पास करने तथा भुगतान होने पर उसका वाउचर नंबर और दिनांक, है ना, डालकर यह आहरण एवं संवितरण अधिकारी को क्या कर देगा, यहाँ पे वापस कर देगा। अब उसमें वाउचर नंबर डाल देगा, दिनांक डाल देगा और उसका भुगतान करने के उपरांत क्या कर देगा, यहाँ पे डीडीओ संबंधित विभाग डीडीओ क्या कर देगा, कोषालय अधिकारी वापस कर देगा। अब देखिए नियंत्रण अधिकारी मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ऐसी हो जाएगा, SE, है ना, मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। जैसे यहाँ पे ई के ऊपर कौन रहता है, यहाँ पे ऐसी रहता है ना, ई के ऊपर कौन रहता है, ऐसी रहता है। तो वैसे यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्यालय प्रमुख से ऊपर अधिकारी, इसको विभागाध्यक्ष भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर, या फिर क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी इसको बोलते हैं, है ना। अब देखिए आकस्मिक वजह पर निगरानी, जो भी आकस्मिक वजह यहाँ पे मतलब हो रही है उस पर निगरानी रखने की दृष्टि से नियंत्रण अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है भाई यहाँ पे, है ना। जो आकस्मिक ऐसे रेगुलर मतलब है नहीं, आकस्मिक वजह का ही निगरानी कौन रखेगा, यहाँ पे बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर रखेगा, है ना। उनको विशेष प्रकार के यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। नियंत्रण अधिकारी का दायित्व होता है कि आकस्मिक व्यय बिलों की अच्छी तरह से जाँच करे, है ना, मतलब नियंत्रण अधिकारी का दायित्व है कि बिलों की अच्छी तरह से क्या करे, यहाँ पे जाँच करे तथा स्वयं इस बात की संतुष्टि कर ले कि, है ना, मतलब बिलों की जाँच करेगा और स्वयं इस बात की संतुष्टि कर ले कि, है ना, वह बिल में अंकित खर्च मतलब अनिवार्य थे, वो करना जरूरी था तथा वह सही एवं उचित ढंग से किया गया है, सही ढंग से किया गया है और उचित ढंग से किया गया है। संलग्न वाउचर्स भी क्या यहाँ पे ठीक ठाक है भाई यहाँ पे, है ना। और नियंत्रण अधिकारी को अपने अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर, है ना, प्रति वर्ष कम से कम एक बार निरीक्षण करना चाहिए, है ना। मतलब नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा, अपने है ना जो अधीनस्थ कार्यालय है वहाँ जाएगा यहाँ पे, और डीडीओ से क्या करेगा यहाँ पे, है ना, डीडीओ से मिलकर यहाँ पे संबंधित जो है ना व्यय किए गए हैं उसकी आकस्मिक जांच करेगा यहाँ पे, और वर्ष में एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य है ना। अब देखिए अपने अधीन डीडीओ के लेखाओं एवं आकस्मिक का निरीक्षण करने के पश्चात नियंत्रण अधिकारी समेकित रिपोर्ट किसको भेजेगा, यहाँ पे राज्य शासन को भेजेगा, ठीक है भाई यहाँ पे। अब उसने जांच कर लिया और रिपोर्ट किसको भेजेगा, राज्य शासन को भेजेगा। अब देखिए बजट में किए गए प्रावधान से यदि ज़्यादा व्यय, है ना, यदि बजट में जितना प्रावधान किया गया था उससे ज़्यादा ही व्यय कर दिया गया यहाँ पे, और ऐसी संभावना यदि नियंत्रण अधिकारी को प्रतीत हो रही है तो इसकी सूचना किसको देगा, यहाँ पे महालेखाकार को तुरंत देगा, है ना। किसमें दिया गया भाई, बात ये 292 और 293 में, है ना। इसकी सूचना किसको देगा, यहाँ पे महालेखाकार को तुरंत देगा। यदि ज़्यादा व्यय हो गया, कुछ अनियमितता पाई गई तो तुरंत सूचना किसको देना है, नियंत्रण अधिकारी को, महालेखाकार को देना है। इसके संबंध में जानकारी 292 और 293 में दी गई है ना, मतलब छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड, है ना, सब्सिडी रूल मतलब सहायक नियम 292 293, है ना, 292 293। अब देवकों में वेतन देवकों में की जाने वाली सामान्य कटौतियाँ कौन कौन होती है भाई, यहाँ पे वेतन देवकों में महालेखाकार द्वारा की जाने वाली कटौतियाँ और देवकों में कोषालय द्वारा, दो लोग करते हैं यहाँ पे। पहला कौन करेगा, महालेखाकार करेगा, दूसरा कौन करेगा भाई, यहाँ पे कोषालय करेगा। तो महालेखाकार कौन कौन सी कटौतियाँ करता है भाई, देखते हैं यहाँ पे। महालेखाकार द्वारा यहाँ पे किसी शासकीय सेवक के वेतन से कटौती किए जाने के कोषालय के निर्देश प्राप्त होने पर, है ना, यदि कोषालय निर्देश कर दिया किसको, महालेखाकार को ना, तो बिना पत्राचार और संबंधित आवेदन के कोई विचार किए बिना तत्काल शासकीय सेवक के वेतन से वसूली कर लेगा। कौन, महालेखाकार, इतना पावर है भाई उनको ना। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे बिना पत्राचार किए संबंधित शासकीय कर्मचारी के बिना बताए कटौतियाँ कर सकता है। कटौतियाँ, ऐसी कटौतियाँ अधिकारी जो स्वयं डीडी होते हैं के प्रकरणों में करने की स्थिति बनती है। महालेखाकार इन्हीं अधिकारी के वेतन देय का परीक्षण करते समय उनमें अनियमितता और अधिकारित की गई राशि कटौती करने के लिए यहाँ पे कोषालय ने क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं ना। मतलब यहाँ पे निर्देशन एक प्रकार से महालेखाकार ही देगा, है ना, किसको, कोषालय को। अब देखिए वेतन देय से कोषालय द्वारा किया जाने करते, अब तो महालेखाकार ने कटौती कर ली अपने स्तर पे ना, उसने कोषालय निर्देश देके या अपने स्तर पे जैसे भी करने क्या कर लिया यहाँ पे उन्होंने कटौती कर ली। पर यहाँ पे कोषालय कैसे कटौती करेगा भाई, उसको देखते हैं ना। तो देखिए कोषालीन कटौतियाँ ऐसी होती है जिसको संबंधित कर्मचारी के वेतन देयक से कटौती किया जाना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे जो भी संबंधित कर्मचारी वेतन देयक है उससे क्या किया जाना, कटौती किया जाना क्या है, अनिवार्य है। नियमानुसार ऐसी कटौतियाँ संबंधित के वेतन से नहीं दिए जाने पर, है ना, कोषालय अधिकारी द्वारा देय पारित नहीं किया जाएगा ना।
तो नियमानुसार ऐसी कटौतियाँ संबंधित के वेतन से नहीं किया जाना। यदि मान लो यहाँ पे ऐसी कटौतियाँ डीडीओ नहीं करता है, यहाँ पे अब कोषालय अधिकारी डीडीओ को देगा आदेश कि आप कटौती करो, है ना। तो ऐसी कटौतियाँ यदि संबंधित के वेतन से नहीं किए जाने पर कोषालय अधिकारी देयक पारित ही नहीं किया जाएगा। अगर कटौती नहीं कर रहे तो अगला देयक पारित ही नहीं किया जाएगा भाई। यहाँ पे एक्स्ट्रा भुगतान हो गया तो कटौती करो, तभी अगला देयक क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा, है ना। अब कोषालय कटौती क्या कहते हैं जनरली, यहाँ पे आईटी इनकम टैक्स, यहाँ पे जीआईएस, यहाँ पे और एचआरए, है ना। तो कोषालय स्तर पर अनिवार्य कटौतियाँ सामान्यतः सामान्य भविष्य निधि हो जाएगी यहाँ पे, है ना। सामान्य भविष्य निधि कटौती, समूह बीमा योजना मतलब यहाँ पे जीआईएस ग्रुप, है ना, ग्रुप इंश्योरेंस सिस्टम, है ना, शासकीय आवास भाड़ा संबंधी कटौतियाँ यहाँ पे, आयकर इनकम टैक्स हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें किसमें दी गई यहाँ पे, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 31 में दी गई है। मतलब 31 प्रकार की कटौतियाँ करीबन होती है, 31 कटौतियाँ, ऐसे करके याद रखो भाई यहाँ पे, है ना। अब उसके देखिए यहाँ पे धन ऋण ज्ञापन पत्रक, है ना। तो धन और ऋण यहाँ पे तो ये किसमें दिया गया, प्रपत्र 69 में दिया गया, है ना। तो देखिए प्रत्येक शासकीय निधि के लिए माह के प्रारंभिक से तथा माह के दौरान प्राप्त राशि, है ना। मतलब ये अकाउंट में अपन पढ़ते हैं ना भाई, यहाँ पे चिट्ठा, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और अंतिम खाता, उसी में यहाँ पे उसी से थोड़ा कनेक्ट करके इसको पढ़ना है ना। तो प्रत्येक शासकीय निधि के लिए माह का प्रारंभिक शेष, माह के दौरान प्राप्त राशियाँ यहाँ पे और माह के दौरान जमा की गई राशियाँ प्राप्त की गई यहाँ पे और जमा की गई राशियाँ तथा माह के दौरान निकाली गई राशियाँ, है ना, निकाली गई राशियाँ तथा माह के अंत में शेष को बताते हुए, है ना, तथा माह के अंत में शेष को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। शेष को बताते हुए प्रपत्र CGTC 69 में धन ऋण ज्ञापन या पत्रक मासिक लेखा के साथ संलग्न किया जाता है ना। धन ऋण ज्ञापन या पत्रक मासिक लेखा के साथ क्या किया जाता है, संलग्न किया जाता है ना। तो इसको मासिक लेखा संलग्न करना अनिवार्य है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई यहाँ पे, है ना। तो इसको याद रखना है ना। तो ये कोषालय से सहायक नियम यहाँ पे 610 में दिया गया और प्रपत्र से क्या है 69, है ना, 610, है ना। ठीक है भाई। यहाँ पे तो जो भी यहाँ पे मतलब वित्तीय यहाँ पे आय व्यय जो भी हो रहा है यहाँ पे, तो माह के अंत में आपको देना पड़ेगा ना। जो भी माह में यहाँ पे शेष बचा है या फिर जो प्राप्ति हुई है या जमा हुआ है उसका मतलब देना पड़ेगा, जैसे आप केसबुक में करते हो ना भाई, उस टाइप से ये, है ना। तो ये हो गया, ये दिया छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम या फिर CGTC, है ना, CGTC SR कितना 610 हो जाएगा भाई। यहाँ पे व्यक्तिगत जमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत जमा खाता क्या होता क्या है ना। तो छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 584 और 590 में, है ना। मतलब ये देखिए यहाँ पे 1984 में क्या खोलते हैं आप, जैसे आपको जन्म हुआ है मान चलो 1984 में, 1990 में, तो आप क्या करोगे, अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हो। तो ऐसे को थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ इसको याद रखने की कोशिश करो, है ना। व्यक्तिगत जमा खाता 584 और 590 के अनुसार कोषालय में अशासकीय निधियों के व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने का प्रावधान है। कोषालय में अशासकीय निधियों क्या बोले यहाँ पे, व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने का प्रावधान है। यह बिना ब्याज वाला बैंकिंग खाता होता है, बिना ब्याज का, है ना। यह बिना ब्याज का बैंकिंग खाता होता है। खाते का प्रशासक चेक से राशि क्या करता है, यहाँ पे आहरित करता है। जो भी खाते का प्रशासक है ना, जो भी खाते का प्रशासक वो चेक से राशि आहरित करता है। यह इसमें ब्याज नहीं लगता ना भाई यहाँ पे, है ना, इसमें ब्याज नहीं लगता, बिना ब्याज वाला बैंकिंग खाता है। खाते का प्रशासक चेक से राशि आहरित करता है। चेक बुक को भी कोषालय से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्राप्त करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 542 और 543 में व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण संबंध में प्रावधानों का उल्लेख है। 542 और 543 में, है ना, व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख है। 542, 543, है ना। अब देखिए वित्त विभाग की पूर्व सहमति के अभाव में कोई भी, है ना, वित्त विभाग की पूर्व सहमति के अभाव में कोई भी नया व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाएगा। मतलब वित्त विभाग से पूर्व सहमति लेनी ही पड़ेगी भाई यहाँ पे। ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो शासन की संचयी निधि से विकलित कर, मतलब डेबिट कर खोले जाते हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाता है ना। मतलब जो संचयी निधि से यहाँ पे डेबिट कर खोले गए भी उसको साल के अंत में, वित्तीय वर्ष अंत में बंद करना जरूरी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इन व्यक्तिगत जमा खातों की पुनः आवश्यकता हो तो नया खाता खोलने के लिए वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा। यदि डबल से खोलना है तो फिर वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजो भी लेटर, है ना। अगर वहाँ सहमति मिल जाती है तो खोल सकते हैं, है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 562, है ना, 562 के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जिनके लगातार 3 वर्ष तक कोई भी समव्यवहार लेन देन नहीं हुआ है के मामले में, और 3 वर्ष तो कुछ किए नहीं भी यहाँ पे, है ना, तो मामलों में संबंधित खातों के प्रशासक को नोटिस देते हुए खाता बंद किया जाएगा ना। मतलब संबंधित जो खाता प्रशासक है, मतलब जो खाता धारक है यहाँ पे, उसको नोटिस देते हुए संबंधित खाता को बंद कर दिया जाएगा और खाते की राशि यहाँ पे राजस्व जमा में क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे स्थानांतरित कर दी जाएगी, है ना। मतलब वो 3 साल तक यूज नहीं किए, मतलब खत्म, और वो पूरा पैसा राजस्व जमा में जमा हो जाएगा, राजस्व जमा खाते में जमा हो जाएगा, है ना। अब देखिए सहायक नियम 584, 590, वही पुराना वाला, ये जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे 584 और 500, है ना, 590, है ना। तो उसी का आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित व्यक्ति जमा खाता के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष, है ना,
का एक कोषालय खाते के अनुसार अंतिम शेष के बराबर है ना। जो भी आपका अंतिम शेष निकला है यहाँ पे, जो मतलब कार्यालय का अंतिम शेष निकला है वो कोषालय के अंतिम शेष के बराबर होना चाहिए भाई यहाँ पे, है ना। यदि इसमें अंतर हो तो अंतर की राशि का समाधान तत्काल किया जाना चाहिए। यदि अंतर निकल रहा है, दोनों अंतिम शेष में क्या निकल रहा है यहाँ पे, अंतिम शेष में क्या निकल रहा है यहाँ पे, अंतर निकल रहा है या कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका समाधान तत्काल किया जाना चाहिए। इस संबंध में पूरी सावधानी रखी जाए कि व्यक्तिगत जमा खाते का बैलेंस सही है ना। इस संबंध में पूरी सावधानी रखी जाए कि व्यक्तिगत जमा खाते का बैलेंस सही है तथा बैलेंस से अधिक राशि आहरित नहीं की जाएगी, है ना। व्यक्तिगत जमा खाते का बैलेंस सही तथा बैलेंस अधिक राशि आहरित नहीं की जा रही है यहाँ पे। व्यक्तिगत जमा खाते संबंधित धन ऋण ज्ञापन प्रतिमाह तैयार कर, है ना। जो व्यक्तिगत जमा खाते संबंधित जो धन ऋण ज्ञापन जो है ना, वो प्रतिमाह तैयार कर कहाँ भेजा जाता है यहाँ पे, वही धन ऋण ज्ञापन आ गया भाई यहाँ पे, जो इससे पहले पढ़े थे अपन, है ना। तो धन ऋण ज्ञापन प्रतिमाह तैयार करके महालेखाकार को यथा समय भेजा जाता है ना। तो लास्ट में कहाँ भेजना है यहाँ पे, है ना। तो इसको लास्ट में कहाँ भेजना है आपको, अंतिम रूप से महालेखाकार को भेजना है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।